आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाय चंदन शर्मा। आज हम 25 नवंबर 2024 को ALP का जो पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में, उस पेपर को लेके आए हैं, जिसमें एक एक करके जितने भी क्वांट से क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो कि आपके आने वाले NTPC और ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 8 के 3 क्रमागत गुणजों का योग 24 है, तो सबसे बड़ा जो गुणज है वो आपसे पूछ रहा है। तो गुणज का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए पहला 8 है तो दूसरा 16 हो जाएगा, तीसरा 24 हो जाएगा। ऐसे करते करते ये 8 के गुणज है। तो मैं मान लेता हूँ कि पहला गुणज है जो x है, तो हम देख रहे हैं कि 8 8 का अंतर आ रहा है। तो पहला गुणज अगर x है तो दूसरा गुणज क्या हो जाएगा, x प्लस 8 हो जाएगा। तीसरा गुणज क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 8 प्लस 16 हो जाएगा। इसका योगफल किसके बराबर है, क्वेश्चन में दिया है कि 24 के बराबर है। तो जोड़ लेते हैं, तो x x x 3 बार है तो 3x हो जाएगा, और 16 में 8 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 24 के। यहाँ से 3x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो उधर जाएगा तो 24 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2400। x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, तो ये होगा 800। और आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सबसे बड़ा इसका गुणज क्या होगा, वो है x प्लस 16। तो यहाँ से जैसे ही x का मान 800 रखेंगे तो 800 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा, 816, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है p बटा क्यू के पावर 2m प्लस 2 ये बराबर है q बटा p के पावर 9 माइनस m के। तो यहाँ से m का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं पहले। तो लेफ्ट साइड को लिखेंगे तो p बटा क्यू, और इसके पावर कितना है, तो वो है 2m प्लस 2 है। और ये बराबर किसके है, तो ये q बटा p है। तो q बटा p को हम p बटा क्यू रखेंगे, तो चेंज कर रहे हैं, अंश और हर को चेंज कर रहे हैं, तो ये जो इसका घात हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा। तो 9 और माइनस m है, इसके आगे माइनस लग जाएगा। यहाँ से ये निकल के आ जाएगा, तो p बटा क्यू और इसके पावर निकल के आ जाएगा 2m प्लस 2 हो जाएगा। और ये बराबर किसके हो जाएगा, p बटा क्यू, और इस माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो 9 माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये m हो जाएगा। अब यहाँ पे आधार समान है, इसका मतलब जो घात होंगे वो आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 2m प्लस 2, ये बराबर होगा -9 प्लस m के। और यहाँ से m की वैल्यू निकाल देंगे तो m बराबर कितना आ जाएगा आपका, ये 2 उधर जाएगा तो -9 और 2 कितना हो जाएगा, 11। यानी m की वैल्यू -11 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी विशेष परीक्षा में एक कक्षा के विद्यार्थियों के औसत अंक 80 हैं। यदि 5 विद्यार्थी जिनके उस परीक्षा में औसत अंक 40 थे को हटा दिए जाते हैं, तो शेष जो विद्यार्थियों के औसत अंक 90 हो जाते हैं। तो पूछ रहा है आपसे कि परीक्षा लिखने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करिए, यानी स्टार्टिंग में कितने विद्यार्थी थे, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो इसको ओरली कर सकते हैं, और दूसरा है जो एक्स मान के कर सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके से बताता हूँ। जैसे अगर इसको ओरली करना होगा, तो 40 औसत अंक के विद्यार्थी कितने जा रहे हैं, 5 जा रहे हैं। तो 80 अगर ये लेके जाते तो इसके औसत में कोई अंतर नहीं आता। तो लेकिन ये 40 कम ले जा रहे हैं, तो 40 कम कितने पे लेके जा रहे हैं, तो 5 विद्यार्थियों पे। तो टोटल कितना कम लेके जा रहे हैं, तो 200 ये कम लेके जा रहे हैं। अब ये 200 कितने विद्यार्थियों पे बटेगा कि इसका औसत 90 हो जाता है, यानी कि 10 अधिक हो जाता है। तो बस इसमें क्या करेंगे, 10 से भाग दे देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, यानी 20 विद्यार्थियों पे ये बढ़ जाएगा, तो औसत 80 से क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि स्टार्टिंग में कितने विद्यार्थी थे, तो 5 छोड़ के चले जा रहे हैं, और अब 20 बचे हैं, तो टोटल कितने विद्यार्थी रहे होंगे, 25 रहे होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25। ये तो इस तरीके से हो गया। बाकी आप x मान के भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं मान लेता हूं कि स्टार्टिंग में विद्यार्थियों की संख्या x थी, तो उनका औसत अगर 80 है, तो यहाँ से योग क्या निकल के आ जाएगा, तो योग आपका 80x निकल के आ जाएगा, क्योंकि औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो ये यहाँ से कुल पदों का योग निकल के आ जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि उस परीक्षा में जो 5 विद्यार्थी थे जिनके औसत अंक 40 थे, वो हटा दिए गए, तो इनका योग क्या निकल के आ जाएगा, तो 40 × 5 हो जाएगा, यानी 200 हो जाएगा। ये इनका योग हटा दिया जा रहा है। अब बचे जो छात्र होंगे, तो पहले x थे तो अब x - 5 होंगे। अब इसमें से अगर भाग देंगे तो नया जो औसत आ रहा है वो 90 आ रहा है। इसको सॉल्व करके x का मान निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 80x और -200,
और इस 90 में गुणा करेंगे तो 90x और माइनस 9 पचे 45, 450 हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 10x बराबर 450 में से 200 घट जाएगा तो कितना बचेगा आपका 250 बचेगा। और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 25 आ जाएगा, जो कि यही क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था कि स्टार्टिंग में कितने विद्यार्थी थे। तो इस तरीके से भी आपका आंसर 25 आ जाएगा। तो आप जिस तरीके से भी लगाना चाहते हैं आप उस तरीके से इसको लगा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 84, 105 और 140 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो जिन संख्याओं का एलसीएम पूछ रहा है उनसे पूर्णतः विभाजित हो जाए उसको हम एलसीएम बोलते हैं। तो अगर 140 को हम यहाँ पे अगर पकड़ लेते हैं तो देख लेते हैं कि 140 से ऑप्शन में कौन सी संख्या विभाजित हो जा रही है। तो 14 दूना के 28 पहला नहीं होगा, 14 28 14 3 42 36 भी नहीं होगा, 120 भी नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ 14 28 14 3 42 420 जो है वो 140 से विभाजित है। तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 420, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आप इसका एलसीएम निकाल भी सकते हैं, निकालेंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा, पर ये इसका एक बेस्ट तरीका होता है कि आप डायरेक्ट क्या करें, ऑप्शन को चेक करें और इस तरीके से आप कम समय में आंसर तक पहुंच सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। आपको नीचे व्यंजक दिया गया है, ये इक्वेशन दिया गया है और इसको सरल करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये आपका a - b का होल स्क्वायर है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4z² प्लस 5 का होगा 25y² और -2ab। तो 5 दूना के 10 और 10 दूना के 20yz हो जाएगा और प्लस होगा ये 5 का स्क्वायर करेंगे 25z² प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4y² और प्लस 2ab करेंगे तो 5 दूना के 10 दूना के 20 यानी कि 20yz हो जाएगा। और इसमें से घटाना कितना है 25z² घटा देना है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कट जाएगा, प्लस माइनस में है, और ये आपका 25z² माइनस में है तो ये इससे कट जाएगा। बचेगा क्या आपका 25y² और 4y², कितना हो जाएगा आपका 29y²। और इधर क्या बचेगा आपका 4z² बचेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है 3 में दिया है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 12.5% का लाभ अर्जित करने के लिए एक वस्तु को 247.5 में बेचता है, तो वस्तु का मूल्य ज्ञात करिए, यानी उसका सीपी आपसे पूछ रहा है। कितनी होती है 1/8 होती है, यानी कि अगर वो 8 रुपये की वस्तु खरीद के लाया है तो बेच कितने में रहा है तो 1 रुपये का लाभ कमा के बेच रहा है, यानी कितने में बेच रहा है 9 रुपये में बेच रहा है। इस 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 247.5 दिया है। यहाँ से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे तो 9 दूनी के 18 और 6 67, 9 7 63, 4 45, 9 पचे 45 हो जाएगा, यानी कि 27.5 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। और हमने सीपी माना कितना है तो 8 माना है, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी। इसमें गुणा कर देंगे 27.5 में 8 का, तो गुणा करने के बाद से क्या होगा 8 पचे 40, 4 8 7 56 और 4 60, 6 8 दूना के 16 और 6 कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। एक स्थान पर दशमलव लगा देंगे तो 220 रुपया इसका क्या हो जाएगा मूल्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। तो हम लिख लेते हैं। तो पहली होगी अभाज्य संख्या 31 हो जाएगी, उसके बाद से 37 हो जाएगी, फिर कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, फिर 43 हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा 47। ये अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। और हमें पता है कि कोई भी अभाज्य संख्या होती है 6n ± 1 इसी के फॉर्म में होती है। आप देख सकते हैं कि जैसे जो 31 है तो अगर n की जगह 5 रखेंगे तो 6 5 30 और 1 31, यानी कि जो भी अभाज्य संख्याएं प्राप्त होगी वो इसी के फॉर्म में प्राप्त होंगी। अगर आपको अभाज्य संख्या निकालना नहीं आता है तो आप 6 का टेबल पढ़ते जाइए और उसमें से 1 घटाते और 1 जोड़ते जाइए और देखते जाइए कि कौन सी संख्या जो है विभाजित किसी से नहीं हो रही है, वो आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी। 37 भी है तो देखिए 36 से 1 अधिक है, 36 आपकी 6 से कट जाती है, 42 आपकी 6 से कट जाती है, इससे 1 कम 41 है, 43 आपकी 42 से 1 अधिक है, इसी तरह 48 से 1 कम 47 है। तो आप इस तरीके से 6 का टेबल पढ़ के अभाज्य संख्या निकाल सकते हैं। और आपसे पूछ रहा है कि इन सभी का औसत, तो औसत क्या होता है कि सारे पदों को जोड़ देंगे और पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कितनी है आपकी 5 है, तो 5 से क्या कर देंगे हम भाग देंगे तो इनका औसत निकल के आ जाएगा। तो जोड़ देते हैं सबको, तो ये हो जाएगा 7 3 10 11 और 7 18 1 19 को 9 1 कैरी हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 4 9 4 13 13 3 16 और 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, यानी 199 बटा कितना हो जाएगा 5 भाग देंगे तो 5 3 15 4 49
5 9 45, 4 40, 5 8 40, यानी 39.8 इसका औसत निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली एक तिर्यक छेदी रेखा एक ही तरफ के दो अंतःकोणों का जो अनुपात है वो आपको 2:3 है, तो दोनों कोणों में से बड़ा कोण क्या होगा? हमें पता है, मैं बता भी चुका हूं कि अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक तरफ के जो कोण होते हैं इनका योगफल 180 अंश के क्या होता है? बराबर होता है। तो अगर कोण मैं मान लेता हूं कि 2 और 3 है, तो इस 5 यूनिट की वैल्यू आपको कितना दिया है? 180 दिया है। यहाँ से आप 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 5 3 15, 3 30 और 5 6 30 हो जाएगी, यानी 36 अंश हो जाएगी। और आपसे पूछ रहा है कि बड़ा कोण, तो बड़ा कोण हमने क्या माना है? 3 माना है, तो 3 का मान क्या हो जाएगा? तो 36 में 3 का गुणा कर देंगे। तो जैसे ही 36 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 6 18, 1 हो जाएगा, 3 3 9 1 10, यानी 108 अंश इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 12 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी? चक्रवृद्धि ब्याज में जो पैसा होता है वो हमेशा गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ता है, जीपी में बढ़ता है। तो आपसे कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पे कोई धनराशि 12 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, यानी अगर वो 1 है तो 12 वर्षों बाद कितनी हो जा रही है? वो 2 हो जा रही है। तो आपसे पूछ रहा है कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी? तो देखिए, अगले 12 वर्षों में इस 2 का 2 गुना हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। अगले 12 वर्षों में ये 4 का 2 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और कह रहा है कि स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, तो 1 है और ये 8 हो जा रही है, तो कितने वर्षों में? तो ये 12 इधर, 12 इधर और ये 12 इधर, तो कितना हो जाएगा? 12 24 और 12 36, यानी 36 वर्षों में ये स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 25 व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटे काम करके 5 यूनिट को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 12 व्यक्तियों को प्रतिदिन 20 घंटे काम करके 10 यूनिट काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आप फार्मूला जानते हो कि जो वर्क होता है वो हमेशा इसको नीचे रखते हैं, जो टाइम है, जितने व्यक्ति हैं, नंबर ऑफ जो कैंडिडेट हैं और जितना टाइम ले रहे हैं वो सारी चीज़ें ऊपर लिखी जाती हैं। वर्क ध्यान देने वाली बात ये है कि हमेशा बटे के नीचे लिखी जाती है। तो 25 व्यक्ति हैं तो लिख लेते हैं 25 व्यक्ति हैं, 15 घंटे में तो 15 घंटे में। अब 5 यूनिट काम को 8 दिनों में, तो 8 दिन लग रहे हैं और कितने यूनिट काम कर रहा है? 5, तो ये कार्य को नीचे रखेंगे तो ये 5 हो जाएगा। अब इस काम को अब करा किससे रहा है? तो 12 व्यक्ति 20 घंटे काम करके कितने दिन में, ये आपसे पूछ रहा है डी, और कितने यूनिट काम? तो 10 यूनिट काम। बस इसको सॉल्व करके डी की वैल्यू निकाल देंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा? ये 0 से 0 कट गया, 5 से कट करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, 3 से कट करेंगे तो 3 चौको 12 हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा, ये 8 कट जाएगा। यहाँ से डी का मान क्या निकल के आ जाएगा? 25। तो ये 25 दिन में इस कार्य को समाप्त कर देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पिछले वर्ष एक स्कूल में 610 लड़के थे, इस वर्ष संख्या में 20% की कमी आई। यदि इस वर्ष स्कूल में लड़कों की संख्या का 175% है, तो स्कूल में कितनी लड़कियां हैं? ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं मान लेता हूँ, पहले 175% की वैल्यू निकाल देता हूँ, तो 175% का मतलब क्या होगा? 175 और बटे में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे तो 25 7 175 और 25 100 को 100। ठीक है, यानी अगर लड़कों की संख्या की 4 निकल के आ गई, अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बॉयज और ये लिख लेता हूँ गर्ल्स, तो लड़कों की संख्या अगर इस वर्ष 4 निकल के आ गई तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी? इसका 175% और इसका 175% किसके बराबर है? 7 है। तो ये लड़के और लड़कियों की संख्या में जो इस वर्ष है वो अनुपात निकल के आ गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि पिछले वर्ष लड़कों की संख्या 610 थी। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं पिछले वर्ष लड़कों की संख्या 610। अब इसमें 20% की कमी आई है, इसका मतलब प्रेजेंट में कितने लड़के हैं? तो 80% है। इसको लिख सकते हैं 80/100। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 8 में 61 का गुणा करेंगे तो 8 का में 8 और 8 6 के 48, यानी अभी 488 लड़के हैं उस विद्यालय में। ठीक है, और ये यहाँ पे हमने माना है कि अभी उस विद्यालय में कितने लड़के हैं? तो 4 हैं। तो इससे 4 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 488। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? तो 488 में 4 से भाग देंगे
तो 4 एकम में 4, 4 दूने के 8, 4 दूने के 8, यानी 122 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ गई। और आपसे पूछ रहा है कि स्कूल में कितनी लड़कियां हैं, तो हमने माना कितना है, 7 माना है, तो 7 यूनिट की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, 122 में 7 से गुणा कर देंगे, तो 7 दूना के 14, लास्ट में 4, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आप गुणा कर सकते हैं, तो 7 दूना के 14 1 हो जाएगा, 7 दूना के 14 1 15 5 1 हो जाएगा, 7 एकम में 7 और 1 8, 854 आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 18:24 समानुपात 24:y है तो y का मान कितना होगा। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 18/24 ये बराबर किसके है, 24/y क्या है, यहाँ से y का मान निकालना है। तो 6 से कट कर देते हैं, तो 6 3 18 और 6 चौको 24 हो जाएगा। 3 से कट करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये, तो 8 3 24 हो जाएगा। यहाँ से y का मान क्या निकल के आ जाएगा, 4 × 8, और जैसे ही 4 में 8 का गुणा करेंगे तो आंसर 32 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिया गया जो आपको आलेख है इसमें 2018 से 2022 तक की अवधि के दौरान एक राज्य में चावल का जो वार्षिक उत्पादन है उसको दर्शाया गया है। आपको ये वर्ष दिया गया है और ये उत्पादन जो है वो टन में दिया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्ष 2020, 2021, 2022 में कुल मिलाकर चावल का उत्पादन कितने टन हुआ था। तो 2020 में जो उत्पादन हुआ है वो कितना हुआ है, तो 100 टन हुआ है। तो लिख लेते हैं 100 प्लस 2021 में कितना हुआ है, तो 60 हुआ है, और 2022 में कितना हुआ है, तो 80 हुआ है। इन सब को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 160 में 80 जोड़ेंगे तो 240 हो जाएगा, यानी 240 टन उत्पादन होगा तीनों को मिला के, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की भुजाओं का अनुपात दिया है आपको 8:10 है, और इसका परिमाप आपको 90 सेंटीमीटर दिया है। तो इसका क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। तो मैं मान लेता हूं कि इसकी भुजाओं में अनुपातिक संबंध x है, तो भुजाएं क्या हो जाएंगी, 8x और 10x हो जाएंगी। हमें पता है कि परिमाप बराबर होता है आयत का 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ये बराबर किसके, 90 के। तो वैल्यू रख देंगे, तो 2 ब्रैकेट में इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 और 8 18x हो जाएगा। 18x की वैल्यू किसके बराबर दिया है, तो ये 90 के बराबर दिया है। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि 2 × 18x ये बराबर किसके है, तो 90 के बराबर है। तो यहाँ से 18 से भाग देंगे तो 18×5 90, यानी x का मान क्या निकल के आ जाएगा, 5/2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही x का मान निकल के आ जाएगा तो इसकी भुजाएं क्या निकल के आ जाएंगी, तो 8x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 × 5/2। तो 2 से कट करेंगे तो 4 बच जाएगा, 4 में 5 का गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। दूसरी भुजा कितनी निकल जाए, तो 10 में 2 से भाग देंगे तो 5, और 5 में 5 का गुणा करेंगे 25। और आपसे आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई × चौड़ाई होता है। तो दोनों का गुणा कर देंगे तो 25 में 20 का गुणा करेंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु पर कर में 20% की कमी की जाती है और उसकी खपत में 15% की वृद्धि की जाती है, तो राजस्व पे क्या प्रभाव होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे 20% की कमी हो रही है, उसकी खपत में 15% की वृद्धि हो रही है, तो टोटल राजस्व पे प्रभाव पूछ रहा है। तो हम सक्सेसिव डिस्काउंट का फार्मूला लगा देंगे। ये होता है आपका A+B और प्लस होता है AB डिवाइडेड बाई 100 होता है। 20% की कमी आ रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, -20% हो जाएगा, और प्लस वृद्धि हो रही 15% की, तो 15 क्या हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस माइनस आपका 20% और इंटू क्या हो जाएगा आपका 15%। अब इसका भाग देंगे 100 से, इसको बस सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, -5% हो जाएगा ये। और ये देखिए 15 दूना के 30 हो जाएगा, 300 ऊपर हो जाएगा, तो -300% और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, यानी आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 5% -3%, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका -8%। यानी माइनस आने का मतलब क्या हो रहा है कि कमी आएगी, यानी उसके राजस्व में 8% की कमी आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि यदि स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चल रहे एक नाविक को धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाने में और धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है, तो आपसे पूछ रहा है कि धारा के अनुकूल नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि जो धारा की जो चाल है वो आपकी x है। ठीक है,
तो धारा की दिशा में उसकी चाल क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा शांत जल में चाल 3 है, तो धारा की दिशा में उसकी चाल क्या हो जाएगी, 3 + x हो जाएगी। ठीक है, और धारा के विपरीत में उसकी चाल क्या हो जाएगी, तो 3 - x हो जाएगी। अब आगे कह रहा है कि 50 किलोमीटर जाने में उसको कितना समय लगा, तो धारा की दिशा में 50 किलोमीटर जाने में उसको समय लगेगा तो 50/3 + x लगेगा, ये समय लगेगा धारा की दिशा में जाने में। और धारा के विपरीत जाने में उसको कितना समय लगेगा, तो 50/3 - x लगेगा, ये आपको विपरीत जाने में समय लग रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अनुकूल जाने में जितना जो समय लग रहा है उससे दोगुना समय लग रहा है विपरीत जाने में। इसका मतलब क्या है कि अनुकूल जाने का अगर दोगुना कर देंगे तो विपरीत जाने वाले समय के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा कि 50/3 + x जो समय लग रहा है अनुकूल में, इसका अगर हम दोगुना कर दें तो ये बराबर हो जाएगा विपरीत में जो जाने में समय लग रहा है उसके बराबर हो जाएगा। और बस यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 50 से 50 आपका कट जाएगा, 3 - x का 2 में गुणा करेंगे तो 6 - 2x हो जाएगा, और 3 + x का 1 में गुणा करेंगे तो 3 + x हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो ये 3 जब इधर जाएगा तो 6 में से घट जाएगा तो 3 हो जाएगा, और ये -2x जब इधर आएगा तो +2x हो जाएगा तो 3x हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू 1 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ गई, यानी कि ये आपकी धारा की चाल निकल के आ गई। और आपसे पूछ क्वेश्चन में रहा है कि धारा के अनुकूल, और धारा के अनुकूल हमने चाल क्या माना है, तो 3 + x माना है। तो x का मान जैसे ही 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो धारा के अनुकूल नाविक की जो चाल होगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक 250 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां समान पटरियों पर क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। तो कह रहा है कि वे एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर देंगे। तो जब भी 2 गाड़ियां एक दूसरे के विपरीत चलती हैं तो जो उनकी नेट स्पीड हो जाती है उन दोनों का सम हो जाता है। तो 90 और +60 कर देंगे तो ये इनकी एक्चुअल स्पीड हो जाएगी। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो चूंकि आपको आंसर सेकेंड में पूछ रहा है तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में स्पीड आ जाएगी। और देखिए दोनों की जो दूरी है ट्रेन की वो 250 मीटर है, तो जो टोटल लंबाई हो जाएगी उन दोनों की लंबाई सम हो जाएगी। तो 250 और +250 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 500 मीटर हो जाएगा। ये आपकी टोटल लंबाई हो जाएगी। तो इस टोटल लंबाई को स्पीड आपका निकल के आ गया है 150 × 5/18 से करने में कितना समय लगेगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। तो 0 से आपका 0 कट जाएगा, 5 से कट करेंगे तो 5 × 3 = 15, और 5 से कट करेंगे तो 10 बढ़ जाएगा। ये 5 से कट करेंगे तो 5 दूना के 10 हो जाएगा। 3 से इसको कट करेंगे तो 6 बढ़ जाएगा, और इस 6 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा आंसर, 12 सेकेंड। यानी इन दोनों को पार करने में कितना समय लिया जाएगा, तो 12 सेकेंड का समय लिया जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दीवार का 10% भाग मोटार से भरा हुआ है। तो 24 मीटर लंबी, 8 मीटर ऊंची और 60 मीटर मोटी दीवार बनाने के लिए आवश्यक 24 × 12 × 8 माप वाली ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ से सबसे पहले हम मोटी दीवार जो है उसका हम आयतन निकाल देते हैं। तो ये एक घनाभ तरह की आकृति है, तो इसका आयतन क्या निकल के आ जाएगा, लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई निकल के आ जाएगा। सबसे पहले उस मोटी दीवार का आयतन हम निकाल देंगे। तो यह एक घनाभ तरह की आकृति प्रदर्शित कर रहा है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई। तो लंबाई है आपकी 24 मीटर है। तो चूंकि ये जो ईंट है इसका जो माप दिया वो सेंटीमीटर में है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मीटर में हमें पता है 100 सेंटीमीटर होता है, तो हम क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह 8 को करेंगे तो 8 × 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और 60 मीटर को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 × 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ये उस मोटी दीवार का आयतन निकल के आ जाएगा। और कह रहा है कि 10% भाग अगर मोटार है तो बचा कितना भाग है, तो 90% भाग इसका बचेगा। तो 90% का मतलब क्या होता है, 9/10 होता है। इतना भाग क्या हो जाएगा, दीवार हो जाएगी। अब हम क्या कर लेते हैं कि जो ईंटों की माप दिया है उससे ईंटों का आयतन निकाल देते हैं। तो आयतन बराबर यहाँ से भी क्या हो जाएगा, लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई हो जाएगा। तो लंबाई 24 दिया है, चौड़ाई आपकी 12 दिया है, और ऊंचाई आपको 8 दिया है। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, और जो वैल्यू आएगी वहीं आपका क्या हो जाएगा, ईंटों की संख्या हो जाएगी। क्योंकि ये टोटल आयतन निकल गया और ये एक ईंट का आयतन निकल गया,
और जब टोटल आयतन में से एक ईंट के आयतन का भाग दे देंगे तो हमें नंबर ऑफ ईंट हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आपका 24 से 24 कट जाएगा, ये आपका 8 से 8 कट जाएगा, 12 से कट करेंगे तो 12 पचे 60 हो जाएगा। इस 10 से एक ये घात हट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा आपका 9 पचे 45 और गुणे 10 के पावर 2 2 4 और एक 5 बच जाएगा। तो 10 के घाते 5 ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ईंटों की संख्या होगी। अगर हम ऑप्शन को ध्यान से देखें तो किसी भी ऑप्शन में ये वैल्यू नहीं दिया है। इसका मतलब क्या है कि ये ऑप्शन गलत है, यानी अगर ये क्वेश्चन इस हिसाब से है तो आंसर इन चारों में से कोई नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि यहाँ पे दिया है कि 60 मीटर मोटी दीवार। 60 मीटर बहुत मोटाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसका मतलब ये 60 मीटर क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए था, यानी इसकी जगह पे कितना होना चाहिए था, तो ये होना चाहिए था 60 सेंटीमीटर होना चाहिए था। यानी उस दीवार की मोटाई कितनी होनी चाहिए थी, 60 सेंटीमीटर। अगर हम 60 सेंटीमीटर पे इस क्वेश्चन को लगाते तब क्या होता, तो ये हो जाता आपका 24 और गुणे 10 के घाते 2 ये हो जाता, और ये हो जाता 8 गुणे 10 के घाते 2 इंटू 60 सेंटीमीटर है तो 60 को सेंटीमीटर में ही लिख देंगे क्योंकि हमने सारी वैल्यू सेंटीमीटर में बदली है, इंटू 9 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 गुणे 12 पिछले वाले की तरह इंटू 8 और ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, 12 से कट करेंगे तो 12 पच्चे 60 5 हो जाएगा, और इस 8 से 8 कट करेंगे और इस 10 से कट करेंगे तो ये आपका घात कट जाएगा। यानी ऊपर आपके क्या बचेगा, तो बचेगा 9 पच्चे 45 और गुणे 10 के घाते कितना बचेगा, तो 2 एक इधर और एक यहाँ पे, तो 3 बचेगा। तो ये हो जाएगा 45 गुणे 10 के घाते 3। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसका आंसर निकल के आ जाएगा 45,000, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक था, यहाँ पे 60 मीटर की जगह पे क्या होना चाहिए था, 60 सेंटीमीटर होना चाहिए था। अगर 60 सेंटीमीटर होगा तब ये आंसर होगा, और अगर 60 मीटर होगा तब ये आंसर होगा। ठीक है, इस पे सबको नंबर मिले होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन गलत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है और थीटा एक न्यून कोण है, तो आपसे पूछ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 1/4 निकल के आ जाएगी। यानी साइन थीटा बराबर क्या निकल के आ जाएगा, तो वो निकल के आ जाएगा 1/2। और साइन थीटा में 1/2 किसका मान होता है, तो थीटा बराबर 30 अंश होता है, क्योंकि 1/2 होता है साइन 30 अंश का मान। तो यहाँ से थीटा का मान कितना निकल के आ जाएगा, 30 अंश, और इस क्वेश्चन में रख देंगे जो आपसे पूछा है। तो कॉस स्क्वायर 30 अंश, तो कॉस 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2, इसका स्क्वायर कर देंगे, और प्लस टेन 30 अंश का मान होता है 1/कड़ी में 3, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और प्लस हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 3 9 और 4 13 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 12, यानी 13/12 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। तो 4 से विभाज्यता का नियम मैं बता चुका हूं कि जिस संख्या के इकाई दहाई दोनों स्थान पर या तो 0 हो या इन दोनों से बड़ी संख्या 4 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो, तो वो संख्या 4 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। तो हम ऑप्शन में इकाई दहाई को चेक कर लेते हैं। तो पहले में 34 है, 34 4 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। 54 है, 54 4 से विभाजित नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 42 आपका 4 से विभाजित नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 4, जिसमें लास्ट जो है इकाई दहाई उनसे बनी संख्या 24 है, तो 24 4 से पूर्णतः विभाजित है। इसका मतलब ऑप्शन 4 4 से पूर्णतः विभाज्य होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, और ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी सौदे पर 40% और 60% की 2 क्रमिक छूटें अगर दी जाती हैं तो एकल छूट किसके बराबर होगी। तो वहीं सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 40 प्लस 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस छूट का मतलब होता है माइनस में हो रहा है, तो 40 इंटू क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 40 और 60 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा तो 0 से 0 कट जाएगा, और 6 में 4 का गुणा करेंगे तो 24, और 100 में से 24 घटाएंगे तो आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 76% एकल छूट के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 25 नवंबर 2024 को जो सेकेंड शिफ्ट में ELP का जो पेपर हुआ था उसके सारे क्वेश्चन को, क्वांट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उन सारे क्वेश्चन को हमने एक एक करके सॉल्व कर लिया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा।
अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और बाय।